हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए सेकंड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं ब्रिटिश संसद, या ये कहें कि ब्रिटिश पार्लियामेंट। इससे पहले की वीडियो में हमने ब्रिटिश सम्राट के बारे में जाना है, वहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में जाना है। ब्रिटेन में भी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, अर्थात वहाँ जो शासन की शक्तियाँ हैं वो सरकार के 3 अंगों में उस तरह से या उतना स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं है जैसे अमेरिका में है। अर्थात जहाँ भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होता है या संसदीय शासन प्रणाली होता है, वहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में एक निकटता का रिश्ता मिलता है, जिसे एक तरह से पुस्तकों में सजातीयता लिख दिया जाता है। तो ब्रिटेन में भी संसदीय शासन प्रणाली है और इस मायने में ब्रिटिश संसद दुनिया की दूसरी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में जो पार्लियामेंट को पावर है उससे ज़्यादा पावर मिली है कि यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन जो जुडिशियल रिव्यू है वो नहीं है। कहते हैं कि ब्रिटेन में जो संप्रभुता है वो संसद के पास है, संसद संप्रभु है। हालांकि इसकी भी अपनी सीमाएं हैं जो इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे। भारत है, अमेरिका है, इन देशों में संसद का कानून अगर संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है, इतर है या मूल भावना का कहीं उल्लंघन कर रहा है, तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास ये अधिकार है कि वो कानून की समीक्षा करे और अगर वो जितना संविधान का उल्लंघन करता है कानून का भाग, उसको अवैध घोषित करे, रद्द घोषित करे। अगर पूरा ही कानून गलत है तो फिर पूरे ही कानून को रद्द घोषित किया जा सकता है। तो ये मामला जुडिशियल रिव्यू का आता है। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि संसद है वो सर्वोच्च नहीं है। भारतीय मामले में जो सर्वोच्चता है वो संविधान की है। ब्रिटेन में एक जो विचारक रहे हैं डनिंग, उन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिश संसद है वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। वो इस रूप में कहा कि वहाँ संविधान अलिखित है और ब्रिटिश पार्लियामेंट के कानून पर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं है, कोई सीमाएं नहीं हैं, तो वो चाहे जो कानून बना सकती है। सैद्धांतिक दृष्टि से ये बात सही भी लगती है कि ब्रिटिश संसद संप्रभु है, लेकिन व्यवहार में जब हम इसका परीक्षण करते हैं तो हम ये जानते हैं कि ये बात उतनी सही नहीं है जितना ये कहा जा रहा है। क्योंकि लोकतंत्र में सरकारों का अपना एक कार्यकाल होता है और उन्हें जनादेश मिला होता है, और अगर वो कोई भी ऐसा कानून बनाती हैं जो जनादेश के विरुद्ध है या जनभावनाओं के खिलाफ है, तो फिर उस सरकार को जो स्थायित्व का संकट आ जाएगा। तो व्यवहार में ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मीडिया, जनता, सिविल सोसाइटी का जो दबाव है वो बहुत काम करता है। जैसे ये कहा जाता है कि जब हम ब्रिटिश संसद को संप्रभु कहते हैं तो हम कानूनी एंगल से कह रहे हैं कि वो कानूनी रूप से संप्रभु है, कि उस जितना असीमित कानून बनाने की शक्ति किसी संस्था के पास नहीं है। लेकिन डाइसी जो कहते हैं कि कानूनी संप्रभुता के पीछे भी एक राजनीतिक संप्रभुता होती है, जिसे हम मतदाता कहते हैं, उनका जो दबाव है वो उसे बार बार इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वो कोई गलत काम नहीं करे या सही काम करे।
तो ये तो बेसिक जो एक सवाल उठता है कि क्या ब्रिटिश संसद संप्रभु है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ, कानूनी या तकनीकी रूप से हम संप्रभु कह सकते हैं, लेकिन व्यवहार में संप्रभु नहीं है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि संप्रभुता तो वास्तव में जो राज्य में होती है उनके नागरिकों के पास है। तो एक लोकप्रिय सरकार कभी भी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो अतार्किक हो या व्यवहारिक नहीं हो या समाज के व्यापक हित के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो। अब बात करते हैं कि जो वहाँ की पार्लियामेंट है उसकी संरचना कैसी है। तो ब्रिटेन में भी द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। जो संसद है वहाँ उसमें 2 सदन हैं। एक लॉर्ड सभा है जिसे उच्च सदन कहते हैं, और दूसरा हाउस ऑफ कॉमन है जिसे प्रतिनिधि सभा कह देते हैं। ये भारत में जो लोकसभा है उसके टाइप में है। और लॉर्ड सभा को राज्यसभा तो नहीं कह सकते, क्योंकि भारत में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है उसके साथ फेडरल सिस्टम भी है, लेकिन जो यूनिटरी जो मॉडल है वहाँ फेडरल सिस्टम नहीं है। तो राज्यसभा की वो भूमिका नहीं है जो इंग्लैंड में लॉर्ड सभा की जो भारत में है, लेकिन वहाँ द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। और हमने पहले की भी किसी न किसी वीडियो में आपसे ये बात ज़रूर साझा की होगी कि द्विसदनीय जो व्यवस्थापिका है वो जो संघीय व्यवस्था वाले देश हैं उनकी तो एक सैद्धांतिक मजबूरी है, क्योंकि वहाँ राज्यों का प्रतिनिधित्व देने वाली संस्था केंद्रीय स्तर पर ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो दूसरा सदन है उसका केवल यूज संघीय व्यवस्था को जो कार्य रूप देने के लिए, उसे सुचारू करने के लिए ही ज़रूरत है उसकी। वो उसके और भी अपने महत्व हैं, और ख़ास तौर पे इस रूप में कि जब भी कानून का निर्माण हो तो वो अधिक बेहतर ढंग से हो, उसमें गलतियां होने की संभावनाएं कम हों। और अगर एक सदन को ही कानून बनाने की शक्ति दे दी जाती है तो फिर संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि कोई कानून जल्दबाजी में पास हो जाए और उसकी कुछ पहलू अनदेखे रह जाएं। तो जब एक सदन से कानून पास होता है तो फिर दूसरे सदन में आता है तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है, और इस दौरान सिविल सोसाइटी जो है उसमें से भी प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं, कानून के किसी पहलू या आशंका पर जिक्र होने लगता है। तो एक तरह से सुधार की गुंजाइश हो जाती है, कानून में गलतियों से बचा जा सकता है, कानून अधिक परिपक्व होता है। ऐसा जो मानना है उसका अपना एक तार्किक आधार भी है। तो जिन जिन देशों में संघीय व्यवस्था नहीं है और उन्होंने जो द्विसदनीय व्यवस्थापिका को अपनाया है, उसमें जापान भी उदाहरण है, तो उनके पीछे का जो मंतव्य है वो यही है। तो ब्रिटेन में 2 सदन हैं। जो हाउस ऑफ कॉमन है वो निम्न सदन कहलाता है और लोकप्रिय सदन कहलाता है। उसमें 646 सदस्य हैं, 646 जो सदस्य हैं, और ये सब उसी तरह से निर्वाचित होकर आते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के जरिए। जैसे भारत में सांसद जो लोकसभा सदस्य हैं उनका 543 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव होता है, तो ऐसे ही उनका भी होता है, जिसे हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। उनमें एज उनकी कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, और जो भी आमतौर पर योग्यताएं होती हैं कि भाई वो वहाँ का नागरिक हो, मतदाता हो, ये सब बातें, पागल दिवालिया ना हो। ये दूसरा जब लॉर्ड सभा है वो एक अलग किस्म का, उसमें लॉर्ड्स हैं, उनको कुछ लॉर्ड्स हैं, अलग अलग तरह की उनकी भूमिका होती है। उनकी जो नियुक्ति है वो वहाँ के जो महारानी है, या जिसे हम सम्राट कहते हैं, सम्राट एक पद है, उस पर कोई कभी महाराजा भी बैठ सकता है, कभी महारानी भी बैठ सकती हैं। तो सम्राट जो भी बनेगा वो उसकी नियुक्ति करता है। सब अलग अलग किस्म के लॉर्ड होते हैं, कोई एक टाइप के नहीं होते हैं। तो ये, और इसमें करीब आज की तारीख में 743 लॉर्ड हैं
2010 की पोजीशन है, उसके बाद कुछ बदलाव हुआ हो तो उसको हम ज़रूर देखेंगे। तो अब बेसिक बात आती है कि ब्रिटिश संसद के काम क्या हैं। देखो, दुनिया की हर संसद या व्यवस्थापिका का एक काम तो मोटे तौर पर होता ही है, और वो है कानून का निर्माण करना। तो ये तो व्यवस्थापिका का एक बुनियादी कर्तव्य है, और उसके अतिरिक्त भी वो हर तरह का जो राज व्यवस्था है उसमें जो उसको भूमिका मिलती है उसका निर्वहन करते हैं। इकोसिस्टम में जो उसे दिया जाता है रोल, तो व्यवस्थापिकाएं करती हैं। फिर भी ब्रिटिश व्यवस्थापिका की कुछ भूमिकाएं दुनिया की जो दूसरी व्यवस्थापिकाएं हैं उनसे अलहदा हैं, अलग हैं। तो पहला तो काम हमने बताया कि कानून का निर्माण करना है, अर्थात देश के लिए जो भी कानून बनाना है वो संसद बनाएगी, वहाँ की व्यवस्था जो लॉर्ड सभा है और हाउस ऑफ कॉमन मिलकर बनाएंगे। दूसरा मामला आता है कुछ निर्वाचन से जुड़ा है, और ये निर्वाचन खास तौर पे जैसे अपने स्पीकर का चुनाव वगैरह करना है, वो काम है। फिर एक और जो बड़ी बात है जो दूसरे देशों में आपको शायद ही मिले, वो है कि यहाँ की जो व्यवस्थापिका है वो न्यायपालिका की भी भूमिका अदा करती है। जैसे हमने बताया कि जो लॉर्ड सभा है उसमें लॉर्ड होते हैं, कानून के लॉर्ड होते हैं। वही न्यायाधीश की भूमिका में आ जाते हैं, और जब वो लॉर्ड या कानून के लॉर्ड किसी मामले की सुनवाई कर रहे होते हैं तो लॉर्ड सभा का जो अध्यक्ष है, सभापति है, वो मुख्य न्यायाधीश की भूमिका में आ जाता है। इसीलिए ब्रिटेन में ये कहा जाता है कि वहाँ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत बहुत कमज़ोर स्तर पर लागू है, क्योंकि न्यायपालिका का संबंध भी व्यवस्थापिका से हो जाता है और कार्यपालिका का चयन तो व्यवस्थापिका से होता ही है संसदीय व्यवस्था में। तो यहाँ एक अलग चीज़ है कि वहाँ की जो संसद है वो न्यायपालिका की भूमिका भी निभाती है। लेकिन ये मामला जो कानूनी या जो संवैधानिकता से जुड़े मसलों के लिए है, आम लोगों की या जो दीवानी फौजदारी मामले हैं उनकी सुनवाई में ये सब काम नहीं करती, इनकी भूमिका नहीं होती है। फिर दूसरा जो बड़ा काम है वो संसदीय व्यवस्था में हर तरह की जो व्यवस्थापिका करती है वो है कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका से हमारा अभिप्राय है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। ये भारत की संसद भी ये काम करती है, और ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वो भी ये काम करती है कि वो सरकार से सवाल पूछते हैं, उनके कामकाज का हिसाब मांगते हैं, उनकी गलत नीतियों की आलोचना करते हैं, उन पर टीका टिप्पणी करते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि ये सरकार ठीक से काम नहीं कर रही तो संसद जो लोकसभा है या वहाँ हाउस ऑफ कॉमन है उसके लोग अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार को गिरा सकते हैं। तो कई बार प्रश्न पूछना है, निंदा प्रस्ताव है, तो इनके जरिए अविश्वास प्रस्ताव है। व्यवस्थापिका इन सब के उपायों के जरिए कार्यपालिका पर नियंत्रण कायम करती है, उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है, उसको निरंकुश होने से रोकती है। फिर है फाइनेंशियल कार्य, वित्तीय कार्य। तो वित्तीय काम से अभिप्राय है कि जो बजट पास करना, हालांकि इसमें हाउस ऑफ कॉमन का रोल है कि जो भी सरकार में जो वहाँ का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट पेश करता है, तो उस बजट पर बहस होती है। जब वो पास हो जाता है तभी सरकार को वहाँ की जो संचित निधि है, कंसोलिडेट फंड है, उससे जो धन की निकासी का अधिकार मिलता है। तो इसमें भी वहाँ की पार्लियामेंट है वो अपना अहम रोल अदा करती है। तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में आज का हमारा वीडियो है। अगली वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।